नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जो 7वीं क्लास है, 7th क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामाजिक विज्ञान, उसमें 7वीं क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। और 6th क्लास की ज्योग्राफी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। जब हमने स्टार्ट किया था ये आरबीएसई बुक्स, तो सबसे पहले ज्योग्राफी से ही स्टार्ट किया था। तो 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी थी, आपकी बेसिक ज्योग्राफी थी। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं 7th क्लास से। और हमने जो एक लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आपसे पूछा था कि इनको आगे पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं सर, इसको रेगुलर रखो, कंटिन्यू रखो। काफी समय से वो साथ में नोट्स बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पूरी मेहनत से। तो इसलिए अब इसको कंटिन्यू ही रखेंगे और आपकी ज्योग्राफी जो है ये बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी। मित्रों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए आप। मैं कई ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप ये देखिएगा कि एक 10th क्लास का बच्चा है। 10th क्लास के बच्चे के क्या कारण है कि उसके 90% नंबर आते हैं, 99% 100% तक मार्क्स आते हैं। 12th क्लास के बच्चे के भी आते हैं। और वो हम सही इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें जो कॉपियां चेक होती है वो स्कूल के अध्यापक नहीं करते, जो आपके अपने खुद के स्कूल के हैं। दूसरे किसके पास कॉपी जा रही है, कौन चेक कर रहा है, किसी का नहीं पता होता, इसलिए हम उसको सही मानते हैं। तो क्या कारण है कि उसमें 90% 99 100% मार्क्स आते हैं, जबकि उसमें लिखना भी पड़ता है। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं होता कंपटीशन एग्जाम की तरह। उसका कारण यह है कि वहां पढ़ाई वैसे ही होती है जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं। और पूरे साल भर ये चीजें पढ़ाई जाती है। फिर आपके मंथली या 2 मंथ 3 मंथ से कौन से होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, हाफरली एग्जाम होते हैं, 3 मंथ वाले पेपर होते हैं। बच्चा 8 से 10 महीने यही चीजें पढ़ता है, इसी तरीके से पढ़ता है, एक एक लाइन पढ़ता है कि उसको सब कुछ अच्छे से याद हो जाता है। इसलिए वो 100% मार्क्स भी ले आता है। और कंपटीशन एग्जाम में कट ऑफ कितनी जाती है? 60 65 70 75, इस तरह से कट ऑफ जाती है। तो जब आप इस तरीके से इन किताबों को पढ़ेंगे जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों आपके नंबर नहीं आएंगे? 90% मार्क्स भी आप इस कंपटीशन एग्जाम में लेके आ सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। तो मैं आपको जब ये चीजें इतनी कहता हूं तो कोई तो उसका आधार होगा कहने का। बिना आधार के तो इतनी चीजें करवाने का कोई अर्थ नहीं है। तो कितने ही आधार होंगे कि आपको ये तैयारी डिटेल में इतनी करवाई जा रही है। और जो साथ साथ में करता रहेगा उसकी नैया पार होगी और बहुत अच्छे से होगी और रैंकिंग में आकर होगी। केवल लोगों को वो ये नहीं बताएगा बस नंबर आ गया मेरा, लास्ट में लटकते लटकते नंबर आ ही गया, नहीं। कोई कहेगा टॉप 50 में नंबर है, किसी का टॉप 20 में है, टॉप 100 में है। वो तब आएगा जब यहाँ कंटिन्यू विद्यार्थी मेहनत, और बहुत से कर रहे हैं। लगभग 3,000 के आसपास विद्यार्थियों ने कमेंट किया था। तो यह भी एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अब आइए हम पढ़ते हैं आगे। तो मित्रों, इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि ट्रेंच आयोग जो है किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच आयोग कौन से किसान आंदोलन से संबंधित था, यह आपको कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही देखिए, जो विश्व इतिहास का एक चैप्टर बचा है 10वीं क्लास में, वो अपने साथ साथ पूरा कर लेंगे उसको अलग से बना करके। तो आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके साथ में समझ समझ के पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। और ये सब आपके रीट वगैरह ये सब एग्जाम में है ये। तो हमारा पहला चैप्टर है जैवमंडल और भूदर्शन। और मित्रों, एक चीज हो रही कि एक अलग से प्ले लिस्ट बना दी हमने 6 से 10th ज्योग्राफी की। तो उसमें जो 6 वाले ज्योग्राफी वाले हैं वो चैप्टर भी इंक्लूड कर दिए हैं। और आगे जैसे जैसे 7th 8th 9th 10th इन सब की ज्योग्राफी के चैप्टर एक ही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा जैव मंडल और भूदर्शय। जैव मंडल का अर्थ और महत्व। क्या होता है जैव मंडल? हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जैसे हवा, पानी और स्थल। तो ये कह रहा है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है। अब देखिए, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, तारे क्या होते हैं, आकाश गंगाएं क्या होती है, पुच्छल तारे क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड जिनको कहा जाता है, ये सब हमने 6 क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ लिया था।
तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है, जिस पे जीव रहते हैं। तो उसका कारण क्या है कि कुछ तो यहाँ पृथ्वी पर ऐसा होगा जिसके कारण यहाँ जीवन मौजूद है। बाकी और भी ग्रह हैं, वहां पर तो जीवन नहीं है। वहां ऐसा क्या नहीं है जो पृथ्वी पर है? तो वही हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। जरा विचार कीजिए, यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु ना होते तो ये कैसी होती? सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तरह जीवन की शुरुआत से पहले पृथ्वी भी केवल एक चट्टानी पिंड थी जिस पर जल और गैसें विद्यमान थी। इस प्रकार पृथ्वी पर केवल तीन मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ही थे। तो ये तीनों आप समझ गए, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, आगे भी आएगा। यह पृथ्वी की पूर्णतः निर्जीव अवस्था थी। ये शुरुआत की बात कर रहा है जब पृथ्वी केवल एक चट्टानी पिंड के रूप में थी। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में विकसित हुआ। उसके बाद धीरे धीरे अनेक जीवों का विकास हुआ और पृथ्वी पहले निर्जीव थी, उस पर असंख्य जीव दिखाई देने लगे। इस प्रकार भूमंडल पर वर्तमान में दिखाई देने वाले जैव मंडल का विकास करोड़ों वर्षों में होता है। तो देखिए मित्रों, ये आपके सामने एक डायग्राम है। ये जल मंडल है, ये स्थल मंडल है और ये वायुमंडल है। तो तीनों के संयोग से तीनों में वो चीजें उपस्थित थी जिसके कारण यहां जीवन जो है वो विकसित हो सका। तो यह है जैव मंडल। क्या होता है जैव मंडल? पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल है। इसके साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य इस जैव मंडल के हिस्से हैं। देखिए जैव मंडल में क्या आता है, केवल जीव जो है दौड़ने फिरने वाला जीव ही नहीं आता, वनस्पति में भी जीवन है, जीव जंतु है, मनुष्य है। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं, जलीय भाग को जल मंडल और धरातल से ऊपर वाला हिस्सा जहां गैसें पाई जाती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जब ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो किसकी रचना होती है? जैव मंडल की रचना होती है। तो मित्रों, बाकी जो ग्रह है वहां इस तरह की स्थिति बैठी नहीं, इसलिए वहां जीव नहीं है। अब तक जितने भी जानकारी वैज्ञानिकों के अनुसार है, कोई सा ग्रह उनको इस तरह का नहीं मिल पाया है कि जहां पृथ्वी जैसी जो है ये सब चीजें मिले एक साथ। कहीं सिर्फ स्थल मिलेगा, कहीं वायु मिलेगा, तो ये सब इनका समूह एक साथ नहीं है। जल, वायु और स्थल, ये तीनों मिलेगी, जो इनका मिश्रण है उसी के आधार पर जो है ये जैव मंडल का विकास होता है। ध्रुवों के बर्फानी प्रदेशों से भूमध्य रेखीय प्रदेशों की तीक्ष्ण गर्मी तक, आसमान से लेकर सागर की गहराई तक, चाहे जिस रूप में हो पृथ्वी पर जीवन है। सूक्ष्मतम जीवाणु से लेकर बड़े बड़े पौधों और विशालकाय पशुओं तक न केवल आकार में परंतु जीव जगत के प्रकार और पर्यावरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। ये कह रहा है कि हर जगह जीवन है, चाहे आप जो ध्रुव हैं जहां बर्फ ही बर्फ है वहां भी आपको जीव मिलेंगे। और भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सूरज सबसे ज्यादा सीधा कहां चमकता है? भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे, जिसको आप 0 डिग्री कहते हो, वहां भी जीवन मिलेगा। क्या समग्र पृथ्वी पर जैवमंडल है? इसका उत्तर होगा नहीं। हमारी पृथ्वी अत्यंत विशाल और इसके समग्र भूभाग पर जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी के विशाल भूभाग के कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष पर जीवन पाया जाता है। और पृथ्वी के जैव मंडल में वस्तुतः तीन बातें इसको खास बताती है जो कि अगर लिखित है। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है। पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस पदार्थ के तीनों स्वरूपों का एक अच्छा समन्वय है। तो ये तीनों बातें हैं, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला जैसा है नहीं कुछ। जैव मंडल वायुमंडल के उस छोर तक फैला है जहां पक्षी और कीट पाए जाते हैं। वही इसका विस्तार स्थल के नीचे गहरी गुफाओं और बिलों में और सागर की गहराइयों में भी है। अर्थात वह हर स्थान जहां किसी भी रूप में जीवन के चिन्ह हो जैव मंडल का भाग है। तो जैव मंडल में कहां कहां होगा? जहां किसी न किसी रूप में जीवन पाया जाता है, चाहे वनस्पति, पेड़ पौधे, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जहां भी जो भी हो, जहां भी जीवन है वो जैव मंडल का पार्ट माना जाएगा। तो जीवों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वनस्पति जगत और जीव जगत। वनस्पति जगत में क्या आएगा? पेड़ पौधे आएंगे, झाड़ियां आएगी और घासें आएगी। और जीव जगत में मनुष्य है और इसके साथ ही स्थल, जल और वायु में रहने वाले सभी जीव जंतु भी इसमें शामिल हैं।
तो ये दो प्रकार से जैव मंडल में जीवों को हम बांट सकते हैं। इसके बाद में आता है परितंत्र का अर्थ और महत्व। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कई ऐसी वस्तुएं भी दिखाई देगी जो निर्जीव हैं। जल, मिट्टी, पत्थर आदि सभी निर्जीव चीजें हैं, अजैव। इन्हीं निर्जीव चीजों के बीच पृथ्वी पर अनेक जीव पनप रहे हैं, जिन्हें सजीव या जैविक कहा जाता है। इन जैविक और अजैविक चीजों ने हमारे चारों ओर से घेर रखा और यही हमारे पर्यावरण के अंश हैं। तो परितंत्र का अर्थ क्या होता है, ये बता रहा है कि अपने चारों ओर, अभी आगे और आएगा इसमें, तो कई ऐसी वस्तुएं हैं जो निर्जीव है, उनको अजैविक कहते हैं, अजैविक घटक। और जैविक क्या होता है, जिनमें किसी न किसी रूप में जीव पनप रहा है, तो उनको जैविक कहा जाता है। तो ये पर्यावरण के अंश हैं। सभी जीव आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके साथ साथ अपने पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं और उसे भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों की जटिल व्यवस्था बन जाती है। इस जैविक और अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। तो क्या हो गया, जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों को ही हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। जीव अजीव एक दूसरे को प्रभावित करना। अब ये कैसे प्रभावित करना है, देखिए आप खुद देख रहे हैं कि कैसे प्रभावित हुआ। मनुष्य ने, आजकल एक कोरोना वायरस चल रहा है, आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं इससे। अब आप देखिए किन चीजों ने प्रभावित किया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। पहले मनुष्य पूरी प्रकृति को प्रभावित कर रहा था, अब कोरोना ने पूरी प्रकृति, पूरे मनुष्य जाति को प्रभावित कर दिया। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे जीवन है नहीं है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे जीवन की बात करें, शेरों की संख्या कम होगी तो हिरण की, ये जंगलों में जो और जीव होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और पूरा एक प्रकृति अपने हिसाब से एक सिस्टम चला करके चलती है। और मनुष्य अगर उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो उसके परिणाम भयंकर ही हुए हैं, जैसे कोरोना। यह आकार में एक छोटे तालाब या अमेजन के एक विशाल वर्षावन के रूप में हो सकता है। यही नहीं, हमारी यह धरती भी एक विशाल पारितंत्र है। आप पाएंगे कि पृथ्वी पर न केवल एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है, बल्कि वह उसके पर्यावरण में मौजूद निर्जीव वस्तुओं से भी जुड़ा हुआ है। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर और पर्यावरण से प्राप्त होती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है। पृथ्वी और उसमें निवासित हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख सोर्स क्या है, सूर्य, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक एक खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होती जाती है। अगर हम एक जंगल को देखें तो पाएंगे कि कैसे पौधे जो सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं, उन्हें हिरण या खरगोश खाते हैं। यह शाकाहारी पशुओं को शेर या भेड़िया खा सकता है। शेर या भेड़िए की मृत्यु के बाद उसके शरीर को अपघटक जीव मिट्टी में मिला देते हैं और यह एक सरल खाद्य श्रृंखला है। तो ये बता रहे कि किस चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पारिस्थितिकी तंत्र इसी को ही कहा है। पहले छोटे छोटे रूप में होता है अपने अपने में। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, फिर परिवार में समाज, फिर उसके बाद में आगे उसका जो गांव के स्तर पे जाता है, फिर आगे जैसे मान लीजिए तहसील वगैरह हो जाएगा, जिला हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, देश हो जाएगा। सब एक पारिस्थितिक तंत्र की तरह आप इसको समझ सकते हैं। एक अन्य उदाहरण से भी हम इसे समझ सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी कीट को चूहा, चूहे को सांप और सांप को बाज खाता है। बाज के मरने के बाद अपघटक जीव उसे मिट्टी में मिला देते हैं। ये अपघटक जीव बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो आंखों से हो सकता है आपको दिखाई भी ना दे, जैसे कोरोना की तरह। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। वास्तव में क्षेत्र में कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल होता है जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल दिया इन्होंने खाद्य श्रृंखला का। देखिए ये चैप्टर जो है रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। रीट लेवल सेकंड वाले हैं उनको तो पढ़ना ही है, फर्स्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये जैसे सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की,
ये उत्पादक जैसे वनस्पति है। अब प्राथमिक उपभोक्ता कोई शाकाहारी है, कीड़ा मकोड़ा, उसने इसको खाया। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? जो पहला वनस्पति है वो तो उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया ये कोई कीड़ा मकोड़ा है। दूसरा उपभोक्ता जो प्राथमिक को खाएगा, जो सर्वाहारी जैसे चूहा। अब चूहे को कौन खाएगा? सांप खाएगा, तीसरा उपभोक्ता है ये। और सांप को कौन खाएगा? बाज खा सकता है, चूहे को सीधा बाज भी खा सकता है, तो ये तीसरा उपभोक्ता है। और ये जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये अपघटक जो हैं इनको वापस मिट्टी के अंदर ही मिला देंगे, वहीं से वो पौधों में जो है पोषक तत्वों के रूप में वापस पहुंच जाएगा, फिर वापस जो है आगे आगे इस तरह से ये एक चेन चलती रहेगी। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी की सतह उबड़ खाबड़ है, साथ ही भूमध्य रेखा से दूरों तक जलवायु में लगातार परिवर्तन होता है। ये सभी भौगोलिक परिस्थितियां चाहे उच्चावच हो या जलवायु पर्यावरण विभिन्नताएं व्यक्त करती है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी पर असंख्य जीवों का विकास हुआ है। अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग पशु पक्षी व वनस्पति पाई जाती हैं। तो जैसे मित्रों, जैसे मान लीजिए मनुष्य भी है, तो कौन से मनुष्य कहाँ कैसा होगा, उसका रंग क्या होगा, उसका शारीरिक जो संरचना है वो कैसी होगी, ये सब कुछ उस भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं तो, या जैसे मान लीजिए नेपाल की साइड में है, नेपाली है, तो उनकी हाइट कम होती है लेकिन शरीर से मजबूत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। ये भौगोलिक संरचना और जलवायु के कारण है ये। आप साउथ की तरफ चले जाएंगे तो लोगों का रंग आपको थोड़ा सा गहरा मिलेगा, मतलब काला या सांवला कह सकते हो आप, ज्यादा काला। क्यों? साउथ की तरफ। और आप दक्षिण से भारत में जैसे जैसे ऊपर की ओर पड़ते जाओगे तो, जैसे अब राजस्थान है, राजस्थान के अंदर रंग मिलेगा गेहुआ। जैसे जैसे आप और ऊपर बढ़ते जाएंगे, जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाइए, लोग बिल्कुल व्हाइट मिलेंगे, मतलब इतना रंग उनका जो है फेयर मिलेगा, गोरा रंग मिलेगा। किसी की हाइट कम है, किसी की ज्यादा है। अब मान लीजिए कोई यूपी बिहार से है, आप देखते ही पहचान जाते हैं सामने से, दूर से देख करके कि ये यूपी बिहार साइड का लग रहा है। जो राजस्थान से बाहर का है वो राजस्थान वाले को देख के समझ आता है कि ये राजस्थान का है। जैसे मान लीजिए मैं मेरा उदाहरण दूं, मैं कभी भी राजस्थान से बाहर गया हूं, कहीं भी किसी भी स्टेट में, तो वो देखते ही पहचान जाता है आप कहां से हो, राजस्थान से हो। तो आप राजस्थान से अगला बता देता है। ये कारण क्या है कि व्यक्ति की शारीरिक संरचना, वो सब चीजें किस पर, उसका रंग, ये किस पर डिपेंड करता है? आप किस भौगोलिक स्थान पर रह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो खुद को ढाल लेते हैं। पर क्या पर्यावरण ही हम जीवों को प्रभावित करते हैं? नहीं। केवल भौतिक पर्यावरण ही जीव जगत पर प्रभाव नहीं डालता, अपितु जीव भी अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मनुष्य ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन सही भी हो सकते हैं और गलत भी। आज हम सिंचाई की सहायता से रेगिस्तान में कृषि कर सकते हैं, वहीं मनुष्य ने कई जंगलों को काट डाला, तो ये नुकसान भी हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है और मनुष्य ने प्रकृति को क्या किया? प्रभावित किया। अब ये चीन वाले हैं जो चांग चूं जो भी हैं सारे चीन वाले, अगर ये कीड़े मकोड़े चमगादड़ ये चीजें नहीं खाते तो आज ये दुनिया भर के वायरस क्यों फैलते हैं? लेकिन वो खाते हैं तो फैलेंगे ही कोरोना पृथ्वी पर से। और तो इसलिए इनका संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक जीव महत्वपूर्ण है। पारितंत्र का संतुलन। वर्तमान में मानव आर्थिक विकास के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पारितंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। मानव अपने कार्यों जैसे प्राकृतिक वनस्पति जीवों का विनाश करना, जंतुओं और वनस्पति के स्थान पर विदेशी जंतु और वनस्पतियों को स्थापित करना, विकास के लिए पारितंत्र के संगठनों में परिवर्तन करना, उर्वरकों और कीटनाशकों का परिवर्तन करना, प्रयोग करना, वायुमंडल की गैसों के अनुपात का बदलना, पर्यावरण को प्रदूषित करना आदि के द्वारा पारितंत्र का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके दुष्प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो ये मनुष्य जो अपनी ओर से कर रहा है, आप देख रहे हैं कि खेत जो है वो बंजर हो रहे हैं, लोगों को कैंसर, पहले आज से कहते हैं कि 25-30 साल पहले तक कोई हजारों में एक उदाहरण मिलता था कि इसको कैंसर है। और आज के टाइम में आप देखेंगे तो गांव के गांव भरे पड़े हैं, गांव में बहुत ज्यादा ये चीजें फैल रही है, शहरों में, गांव में, हर जगह।
कारण क्या है? खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए आपने जिन चीजों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो साक्षात कैंसर को जन्म दे रही है। और व्यक्ति जो है अन्न के बिना रह नहीं सकता, भोजन तो करना होगा उसको। तो जो गेहूं खा रहे हैं या जो भी अनाज वो खाते हैं उसके अंदर ऑलरेडी इतने केमिकल हैं, और इसके द्वारा सरकार के द्वारा कोई चीजें ना प्रयास किए जा रहे हैं, ना जो लोग खुद केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, किसान हैं, वो भी इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि वो सिर्फ मुनाफा दिखता है वहां। जबकि कैंसर ट्रेन के नाम से भी है, एक सुना है कोई, ये पंजाब हरियाणा साइड से बीकानेर की तरफ एक ट्रेन जाती है, उसको ट्रेन का नाम ही लोगों ने निकाल दिया कैंसर ट्रेन। क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा साइड में भी लोग बहुत ज्यादा भयंकर रूप से केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां के किसान। और कैसे करते हैं? खुद को जो खानी है उसको तो उगाते हैं अलग से, जिसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, और जो बेचना है उसमें दुनिया भर का केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें बहुत भयंकर गलत है। जहां इंसान केवल स्वयं के लिए जिएगा, वो केवल अपना अर्थ देखेगा, वहां वो इस तरह से लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन लास्ट में खुद भी प्रभावित होगा, वो नहीं बच पाता इस चीज से। तो ये तो मैंने आपको केवल एक उदाहरण दिया है, बाकी पता नहीं कितनी चीजें हैं। अतः पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है, और यह कार्य केवल मानव ही कर सकता है। हमें विकास के कार्य इस प्रकार करने चाहिए कि उससे परितंत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। मानव को चाहिए कि वह प्रकृति का दोहन कर लूट लेने की नीयत ना रखें, बल्कि उसका सहयोग कर उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें और सतत विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करें। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन से हैं? तो कई स्थलाकृतियां हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी बेसिन है, समुद्र और तटीय मैदान है, द्वीप है। तो अभी कौन कौन से हैं, क्या क्या इनके अर्थ हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है पर्वत। ऐसे स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर से अधिक ऊंचे और सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं, उन्हें पर्वत कहते हैं। मित्रों, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। पर्वत क्या बताया इसने? कि लगभग 600 मीटर से ऊंचाई अधिक हो। जैसे अब ये धरातल है, और इस धरातल से ऊंचाई मान लीजिए ये लगभग 600 मीटर के आसपास, और सैकड़ों किलोमीटर लंबे यूं है, इस तरीके से पूरी पर्वत श्रृंखला। ये नीचे से चौड़े और ऊपर की तरफ संकरे और नुकीले होते जाते हैं। ऊपर के नुकीले भाग को पर्वत की चोटी कहते हैं। अब जैसे माउंट एवरेस्ट चोटी है ये। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो धरती की विशालतम पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में होते हैं तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं, और यह श्रृंखला सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। मित्रों, आप जब हिमालय पढ़ेंगे आगे ज्योग्राफी में, अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं, जो 10th क्लास तक हम पढ़े, जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बहुत शानदार ज्योग्राफी दे रखी है इन्होंने, और खूब डिटेल में है। आपकी बेसिक ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, ये सब फैक्ट इनमें आ जाएंगे। जब पर्वत एक रेखा तो पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी पृथ्वी पर मौजूद है? फर्क इतना है कि वह समुद्र की तली पर स्थित है। समुद्र के नीचे भी पर्वत है। प्रशांत महासागर में मोनोकी पर्वत समुद्र की तली से 10,205 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या केवल विश्व में सबसे ऊंची जो चोटी है पूरी धरती पर, क्या वो केवल माउंट एवरेस्ट ही है? नहीं, इसके अलावा समुद्र के अंदर भी है, क्योंकि समुद्र की गहराई तो बहुत गहरी है। तो प्रशांत महासागर में मोनोकी पर्वत समुद्र की तली से 10,205 मीटर ऊंचा है, लेकिन ये बाहर जो है नहीं दिखता। क्यों? अधिकांश भाग जो है वो ज्यादातर इसमें समुद्र में डूबा हुआ है। तो समुद्र के अंदर भी है पर्वत। जो डिस्कवरी चैनल आता है, तो कभी कभी डिस्कवरी के वीडियो वगैरह आप देखा कीजिए। पहले तो देखा करता था मैं, डिस्कवरी कंटिन्यू देखते थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, आज भी आते हैं। तो आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, बहुत सी जानकारियां मिलेगी आपको। पर्वतों की एक खासियत यह भी है, इनकी जलवायु आसपास के क्षेत्रों से ठंडी होती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है।
तो दोस्तों जो पर्वत होते हैं, आप भी कभी घूमने वगैरह मसूरी वगैरह गए हैं तो वहां के आसपास मौसम ठंडा होता है। इस पर एक जोक याद है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, तो वाइफ की थोड़ी सी क्या है, मन खराब था, उसकी तबीयत खराब थी। तो तबीयत खराब थी, वो दोनों एक डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर को जाकर के हस्बैंड ने वाइफ को दिखाया कि साहब देखिए मेरी वाइफ की तबीयत आजकल बहुत खराब चल रही है। तो डॉक्टर ने उसको देखा, अच्छे से देखने के बाद में ये कहा कि मानसिक रूप से थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि सारा दिन रात दिन घर में रहते हैं, सारा दिन काम करते हैं। तो डॉक्टर ने उस आदमी को सलाह दी कि साहब ऐसे ऐसा कीजिए, आप इसको कहीं बढ़िया जगह पे बाहर घुमा के लाइए। आप कहीं भी अच्छी जगह, जो जैसे ये मनाली मसूरी वगैरह जहां पर्वत हो। तो उसकी वाइफ बहुत खुश हुई और बाहर आकर के उसने अपने पति को कहा कि बताइए जी, कहाँ चलना है। तो पति कहता दूसरे डॉक्टर के पास। तो तो जोक पूरा हो गया। तो पति का मन नहीं था कि उसको वो कहीं घुमा के लाए, तो उसने सोचा दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं ताकि वो कोई दूसरा सोल्यूशन बताए। तो पर्वत वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकराकर बादल वर्षा करते हैं। पर्वतों के जिस तरफ बादल वर्षा करते हैं उसे पवन मुखी भाग कहते हैं, क्योंकि उनका मुख पवन के सामने होता है। वहीं दूसरी तरफ के भाग को पवन विमुखी भाग कहते हैं। यहां वर्षा कम होती है, इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। मित्रों, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो कई जगह लिखा है वृष्टि छाया प्रदेश। तो अब वहां फिर आपके समझ में नहीं आएगा कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। इस डायग्राम को देखिए आप, ये वाष्पीकरण है। यहां ये मान लीजिए समुद्र है, यहां से पवन आई, ये इन वाष्प को अपने साथ लेके गई। अब ये यहां चूंकि पर्वत आगे मिल जाएगा, तो पर्वत से टकरा करके ये बादल यहां बरस जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई पर जाएंगे। बादल से ये जो ये पर्वत है, इससे पर्वत से टकराएंगे और यहां बारिश कर देंगे, बरस गए। और दूसरी तरफ जो पर्वत के दूसरी तरफ का जो भाग है, वो बेचारा क्या रह गया, खाली रह गया। तो पर्वत के एक तरफ का भाग जहां बारिश हो जाती है और दूसरी तरफ का वो भाग जहां बारिश नहीं हो पाती, तो उसी भाग को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, जहां बारिश नहीं हो पाती। तो दूसरी तरफ के भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल तेज होने के कारण कृषि भूमि कम ही उपलब्ध होती है। तीव्र ढालों पर लोग भी कम ही रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग पशुपालन करते हैं। हिमालय में गद्दी, बकरवाल, भोटिया जनजातियां भी रहती है, जो वहां मौसमी प्रवास करती हैं। तो मौसमी प्रवास करती हैं। ये लोग गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं। जब ठंड बढ़ जाती है तो घाटियों की तरफ पलायन करते हैं। ये पर्वत प्राकृतिक वन्य जीवों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। तो एक चित्र है जो ये जम्मू कश्मीर में बकरवाल चरवाहे। तो मित्रों, ये पर्वत के बारे में आपने पढ़ा कि पर्वत क्या होते हैं, कैसी इनकी ऊंचाई है, कैसे वर्षा टकराती है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होती है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसमें। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसमें से नोट्स भी देखिए आप साथ साथ बना सकते हैं। और दो तरीके होते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो आप 6, 7th, 8th और 9th और 10th सारी बुक्स पढ़ें, उसके बाद में आप फिर से जो जो चीजें में इनमें कॉमन है वो उनको नोट्स बना सकते हैं। और एक ये है कि आप साथ साथ इनकी क्लास के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट आपको मेन मेन पॉइंट इनमें साथ में लगते हैं, आप उनके नोट्स बनाते रहिए। और साथ साथ वाला जो काम है वो सबसे बेस्ट होता है। अब जैसे आज जो हमने पढ़ा लगभग 30 मिनट, तो आपका जो कॉपी भी भरेगी तो मुश्किल से आप मान लीजिए 15-20 लाइन होगी लगभग। इतने में आपके मेन मेन पॉइंट इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अभी फैक्ट नहीं बढ़ना शुरू हुए हैं, अभी ये आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपके फैक्ट भी बढ़ते जाएंगे। फिर हर लाइन अपने आप में एक फैक्ट होगी। अभी इतने फैक्ट नहीं है, ये केवल आपको समझा रहा है और बहुत अच्छा से समझा रखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम और समझेंगे पठार से आगे क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।